मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अड्डा। फ्रेंड्स, आज है 4 जून और 4 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक बार सेशन का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्रीवियस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। देन उसके बाद आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है कंट्री स्पेशल, देन उसके बाद स्टेट वाइज नेशनल पार्क जो हमने सीरीज अभी चलाई हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? और इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी जी, किरण रिजिजू, नितिन गडकरी या धर्मेंद्र प्रधान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? किरण रिजिजू ने। और यही हमारे जो है वर्तमान में खेल मंत्री हैं। और जो ये खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम है इसको हमने कल अच्छी तरह से डिस्कस किया था, फिर भी मैं एक बार इसके बारे में आपको बता दूं। इसमें जो है जितने भी हमारे पूर्व कोच हैं या जितने भी हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं वो सभी इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने भी अभी नए एथलीट हैं उनको कोचिंग देंगे। तो यहाँ से एक बार हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो पीएम मोदी, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी अभी हाल ही में एक चैंपियंस प्रोग्राम की शुरुआत की है। नितिन गडकरी, ये जो है हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। धर्मेंद्र प्रधान, ये जो है हमारे इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री हैं। और अभी हाल ही में प्रदीप कुमार त्रिपाठी, उनको जो है इस्पात मंत्रालय में नया सेक्रेटरी बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14। तो अभी 14 खरीफ फसलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉबी मोरो का निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो बॉबी मोरो जो है वो एक प्रसिद्ध एथलीट थे और ये जो है पूर्व ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं और ये जो है यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा न्यूज वाला सेशन होगा उसमें हम ऑब्चुरीज से रिलेटेड एक उसमें भी क्वेश्चन है, तो उसमें अभी हाल फिलहाल में जितनी भी नई ऑब्चुरीज हैं उनको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? और इसके ऑप्शन है विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी या रोजर फेडरर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रोजर फेडरर। तो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो है फोर्ब्स द्वारा जारी 100 हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में टॉप पर हैं। और इसी लिस्ट में भारत से एकमात्र और क्रिकेट से भी एकमात्र खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। और इनका जो है 66वां स्थान है। चलिए एक बार यहाँ से टॉप 3 हैं जो हाईएस्ट पेड एथलीट उनको देखते हैं। तो पहले पे रोजर फेडरर, $106.3 मिलियन। दूसरे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इनकी आय जो है $105 मिलियन। तीसरे नंबर पर हैं लियोनेल मेसी और ये जो है $104 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। और विराट कोहली जो है 66वें स्थान पर है और उनकी सालाना आय कितनी बताई गई है? $26 मिलियन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस बैंक ने डिश टीवी के कितने % स्टेक जो है एक्वायर किए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24.19%। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। तो यहाँ से जो है और कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यहीं से बन सकता है। और हमारे यस बैंक के जो नए सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। चलिए अब हम मूव करते हैं, हमारे आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डीआरडीओ ने जो है विकसित की है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। तो डीआरडीओ द्वारा जो है एक अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट तैयार की गई है। अब स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। तो यह काम क्या करती है? तो इसका कार्य जो है यह इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो हमारी पीपीई है और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। मतलब ये जो है हमारे जितना भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या हमारे कपड़े हैं या कुछ भी फल फ्रूट या जो भी हमारा इंपॉर्टेंट सामान है, यह उन सभी को जो है डिसइंफेक्ट कर देगी, मतलब कीटाणुओं से रहित कर देगी। और यह जो है 2 प्रकार में आता है। एक तो ये जो है ओजोनेटेड स्पेस है और एक जो है इसमें ट्रिनेटा टेक्नोलॉजी है।
और जो ये ट्रीनेटा टेक्नोलॉजी है ये एक ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है जो चीजों को जल्दी संक्रमण मुक्त करने में इस्तेमाल होती है। मतलब जो ये ट्रीनेटा टेक्नोलॉजी है ये बहुत जल्दी संक्रमण मुक्त कर देती है चीजों को। मतलब ये जो है बहुत जल्दी ही कीटाणुओं को मारने में सक्षम है। तो और इसमें क्या है, तो इसमें जो है कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगा हुआ है जो कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस के दौरान निकलने वाली जहरीली गैसों और प्रदूषकों को कम करता है। मतलब जो इसमें जाहिर सी बात है अगर ये कीटाणुओं को मारेगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो जहरीली गैस या कुछ और इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो उस जहरीली गैस को और प्रदूषकों को कम करने के लिए इसमें जो है कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगाया हुआ है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पे नया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। तो 3 जून को जो है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। और यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का निधन हो गया है। तो अभी केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का निधन हो गया है। तो पी नामग्याल ये जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट ऑब्चुरीज हैं एक बार उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जयंती लाल ननोमा, इनका अभी हाल फिलहाल में ही निधन हो गया और ये जो है एक आर्चरी कोच थे। इसके बाद है बेजान दारूवाला और ये जो है एक एस्ट्रोलॉजर यानी ये एक ज्योतिषी थे। तीसरे नंबर पर हमारे अजीत जोगी जो एक राजनेता थे और ये जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। और लास्ट है हमारे आर शनमुगम, ये जो है फुटबॉलर थे और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की सोवरन रेटिंग को घटाकर BA3 कर दिया है। तो जो मूडीज है उसने भारत की सोवरन रेटिंग को घटाकर BA3 ग्रेड पर कर दिया है। तो जो ये BA3 है ये क्या है? ये एक प्रकार का ग्रेड है। तो भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का हवाला देते हुए रेटिंग को जो है BA2 से घटाकर BA3 कर दिया है। मतलब पहले जो है भारत का ग्रेड क्या था? BA2 और अब क्या कर दिया है? BA3। मतलब ये और भी डाउन कर दिया है। तो अब आपके दिमाग में जो आ रहा होगा कि ये सोवरन रेटिंग क्या है, तो दिक्कत क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भाई है अभी बताएंगे। तो सोवरन क्रेडिट रेटिंग, ये रेटिंग जो है यह बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका सकेगा या नहीं। मतलब जो ये रेटिंग है ये बताएगी कि देश के पास इतना पर्याप्त धन है या नहीं है, या वो इस स्थिति में है या नहीं है कि वो जो ऋण ले रहा है पैसा वो उसको वापस भी लौटा सके। और इसमें जो है भारत की स्थिति और खराब हो गई है और उसको अब BA3 ग्रेड दे दिया गया। इससे नीचे सिर्फ एक ही ग्रेड होता है, वो है जंक ग्रेड। उसमें मतलब बिल्कुल दिवाला निकल जाता है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं इसमें यह रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। तो जंक ग्रेड अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल दिवाला निकल जाना। जंक ग्रेड को डिफॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ मूडीज ने जो है 11 बैंकों को भी डाउनग्रेड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं तो मूडीज ने जो है 11 बैंक उसके साथ साथ 11 कंपनीज को भी डाउनग्रेड कर दिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च बाय अरविंद केजरीवाल। तो अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप को लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है? सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस ऐप का इस्तेमाल जो है सिर्फ जो सिटी हॉस्पिटल है उनमें वैकेंट बेड्स की जानकारी लेने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी हॉस्पिटल अगर एडमिट करने से जो है मना करता है तो वो जो है इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकता है। तो आपको जो है सिर्फ यहाँ से यही याद रखना है कि दिल्ली कोरोना ऐप को किस लिए बनाया गया है? वैकेंट बेड्स की जानकारी के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 3 योजनाओं को लॉन्च किया है। तो देखते हैं कौन सी है। इसमें सबसे पहले कौन सी है?
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, दूसरी योजना है क्लस्टर स्कीम और तीसरी है इसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो अभी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जो है इन 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है और इनका मेन मकसद यही है कि इन योजनाओं से जो है निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। मतलब इसमें जो है 2025 तक मोबाइल फोन और उनके पुर्जों के विनिर्माण को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इन तीनों योजनाओं का मेन उद्देश्य यही है कि भारत में जो है निवेश को बढ़ाया जाए। तो आप तीनों इन योजनाओं का नाम याद रखिएगा। पहली है उत्पादन लिंक्ड, दूसरी क्लस्टर स्कीम और तीसरी है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। और इस जो ये उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, इसमें जो है पहले भारत में उत्पादन क्षमता जो है 4% थी और अब उसे बढ़ाकर जो है 6% किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ साथ ये योजनाएं जो है 5 लाख प्रत्यक्ष और 15 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों का सर्जन करने में मदद करेंगी। अब जाहिर सी बात है, हम अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फैक्ट्रियां भी लगानी पड़ेंगी या सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा, तो उसमें जो है नौकरियां तो आएंगी। तो इसमें जो है 5 लाख तो डायरेक्ट, 15 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां भी प्राप्त होंगी। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया है। तो दोस्तों अभी कलकत्ता बंदरगाह था जो हमारा, उसका नाम जो है अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया गया है। वैसे तो इसकी नाम की जो है ये पहले घोषणा हो चुकी है जनवरी फरवरी में, लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी है। मतलब अब जो है इसे मंत्रिमंडल के द्वारा जो है पारित कर दिया गया। यहाँ से एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये कोलकाता बंदरगाह ये पहला प्रमुख बंदरगाह तो है ही, इसके साथ साथ जो है ये नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि जो कोलकाता बंदरगाह है ये जो है हुगली नदी पर स्थित है, तो इसलिए जो है ये नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। और इसका अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ये जो है पूर्व एक राजनेता थे और भारत जनसंघ के जो है संस्थापक थे। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू सरकार में वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार के, और अन्य राज्य सरकारों में भी ये कई बार मंत्री पद पर रह चुके हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर। तो अभी जो है 3-4 देशों के हाई कमिश्नर और एम्बेसडर को जो है नियुक्त किया गया है। तो उनके नाम जो है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार मैं बता दूं, जो ये हाई कमिश्नर होते हैं ये जो है उन देशों में नियुक्त होते हैं जो देश इंग्लैंड के अधीन रह चुका हो। तो मतलब जो इंग्लैंड के अधीन देश रह चुका है वहां पर तो जो है हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, और जो देश इंग्लैंड के अधीन नहीं रहा है कभी भी वहां पर जो है एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। तो सबसे पहले तो जो है सीबी जॉर्ज, ये जो है कुवैत के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इसका मतलब कुवैत जो है इंग्लैंड के अधीन नहीं था, तो सीबी जॉर्ज जो है कुवैत के एम्बेसडर बने हैं। इससे पहले सीबी जॉर्ज जो है ये स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर थे। दूसरे हमारे रवीश कुमार, और ये जो है अभी हाल ही में फिनलैंड के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। तीसरी है हमारी गायत्री कुमार, ये जो है अभी हाल ही में यूके की हाई कमिश्नर नियुक्त हुई है, और इससे पहले जो है ये बेल्जियम के एम्बेसडर थी। अब जो है ये यूके की हाई कमिश्नर बन गई हैं। चौथे नंबर पे है हमारे सुशील सिंघल, इन्हें जो है पापुआ न्यू गिनी का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, और इससे पहले ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं हमारे आज के स्टैटिक पार्ट पर, और इसमें हम सबसे पहले कंट्री स्पेशल, उसमें हम 4-5 कंट्रियों के कैपिटल और करेंसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले इजिप्ट। इजिप्ट की क्या कैपिटल है? कायरो। इसकी करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट है हमारी सूडान, इसकी कैपिटल क्या है? खार्तूम। इसकी करेंसी क्या है? सूडानीज पाउंड। नेक्स्ट कंट्री है साउथ सूडान, इसकी कैपिटल क्या है? जूबा, और इसकी करेंसी क्या है हमारी? साउथ सूडानीज पाउंड। नेक्स्ट कंट्री है हमारी लीबिया, और लीबिया की क्या कैपिटल है? त्रिपोली, और इसकी करेंसी है लीबियन दिनार। नेक्स्ट है हमारी अल्जीरिया,
अल्जीरिया की क्या कैपिटल है? अल्जीरियस। और इसकी करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। तो करेंसी जो है मेरे ख्याल से याद करना इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि नाम से ही ज्यादातर लिंक हो रही है। कैपिटल जो है हम आपको ऐसे ही धीरे धीरे सारी कैपिटल याद करा देंगे। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सुबह जब आप हमारी वीडियो देखें उससे पहले जो है एक बार इन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। सिंपली बस आपको यही करना है, देखना कुछ ही दिनों में आपको सारी कैपिटल्स याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैटिक पार्ट पर। इसमें आज हम हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। और इसकी जो है खास बात यह है कि इसको 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा इंद्रकिला नेशनल पार्क, और ये भी जो है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। तीसरा है हमारा खीरगंगा नेशनल पार्क, और ये भी कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही। चौथा है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क, और ये जो है हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। पांचवा है हमारा सिंबलबारा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दोस्तों ऐसे ही हम स्टेट वाइज जो है सारे नेशनल पार्कों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेशनल पार्क की जगह कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले एक बार 5 मिनट लगेंगी, इनको एक बार बस रिवाइज कर लीजिएगा, और ये कुछ समय में ये अपने आप याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन जो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो है हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।